नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है ब्रिक्स के बारे में। आप जानते हैं कि रिसेंटली 7 जुलाई 2025 को ब्रिक्स की 17th समिट कंक्लूड हुई ब्राजील के रियो डी जनेरो में। हम लोग इस समिट के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन समिट के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया, फिर से धमकी दी कि ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स आर आफ्टर डॉलर। वो कह रहे हैं कि डॉलर को डिजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज, एंड डॉलर इज द किंग। आज हम लोग इस डिस्कशन में चर्चा करेंगे कि वाई डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज थ्रेटन्ड बाय ब्रिक्स। पहले से ही वेस्टर्न स्कॉलर्स ब्रिक्स को काफी रिडिक्यूल करते हुए आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में समझेंगे। ब्रिक्स क्या है, इसको भी जानेंगे। ब्रिक्स के साथ क्या दिक्कतें हैं, उसको भी समझेंगे, और अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करेंगे वाई यूएसए इज वेरी ऑफ ब्रिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रिक्स समिट 2025 के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 दिनों की 17वीं समिट ब्रिक्स की एंड हुई। ब्रिक्स 17 समिट का इस बार का थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इस बार के समिट के बाद ब्रिक्स का डिक्लेरेशन आया, जिसने फिर से हाईलाइट किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन होनी है। ब्राजील और इंडिया को सपोर्ट रहेगा यूएनएससी मेंबर्स के लिए, साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी एजुल्विनी कंसेंसस के तहत अफ्रीकन कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इसके अलावा फिर से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वोटिंग राइट जो है, वोटिंग कोटाज जो है, उसको वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थ्रू इमर्जिंग इकोनॉमीज। इसके ऊपर भी एक हाईलाइट जरूर हुआ। साथ ही साथ जिस तरह की ग्लोबल ट्रेड में एक वोलेटिलिटी देखी गई है बिकॉज ऑफ यूनिलैटरल टैरिफ्स, उसके चलते ब्रिक्स ने रूल्स बेस्ड डब्ल्यूटीओ और अग्रीमेंट्स को रेस्पेक्ट करने की बात की। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो करेंसी है डॉलर, उसकी रिलायंस को रिड्यूस करने के बारे में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की भी चर्चा हुई। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस रिलायंस ऑन यूएस डॉलर्स। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी तक की अचीवमेंट है ब्रिक्स की, उसको एक्सपैंड करने की बातें की गई। साथ ही साथ ब्राजील में जो 17 समिट कंक्लूड हुई, उसके बाद ब्राजील ने हैंड ओवर किया समिट की प्रेसिडेंसी टू इंडिया, यानी कि अगले साल 2026 में ब्रिक्स की समिट इंडिया में होगी। इस समिट में कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई। ब्रिक्स ने एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया टू एलिमिनेट डिसीजेस रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन द ब्रिक्स नेशन। मैं कहूँगा ब्रिक्स या फिर ब्रिक्स प्लस। इसके अलावा ब्रिक्स समिट का इस बार का थीम था ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, जहां पे 126 कमिटमेंट्स कवर किए गए फॉर ग्लोबल गवर्नेंस, फाइनेंस, हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाइमेट चेंज एंड मेनी अदर थीम्स। तो ये तो बात हुई इस बार के 17th ब्रिक्स समिट के बारे में जो ब्राजील में हुई। अब चलिए बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं और ब्रिक्स के साथ दिक्कतें क्या हैं, और वेस्ट इतना ज़्यादा ब्रिक्स से वेरी क्यों रहता है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो एक्रोनिम है BRICS, 5 कंट्रीज ब्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर आप इसके इतिहास की बात करें, ब्रिक्स को देखें, तो ब्रिक जो टर्म है, ब्रिक्स करके नहीं आया था, ब्रिक टर्म आया था। इस टर्म को दिया था गोल्डमैन सैक्स के उस समय के एक चेयरमैन जो थे, जिम ओनील। इन्होंने इस टर्म की शुरुआत की थी, जिन्होंने बताया था कि ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, दे आर द इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड दे विल प्ले अ बिगर रोल एट ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये जो टर्म ब्रिक दिया गया था, उसी को इस्तेमाल किया गया बाय दीज 4 नेशंस इनिशियली। 2006 में ब्रिक नेशन की रेगुलर मीटिंग होने लगी। अल्टीमेटली पहला ब्रिक का सेशन, अभी तक ब्रिक्स नहीं बना, ब्रिक का सेशन 2009 में होस्ट किया गया इन दी एकटेरिनबर्ग इन रशिया। उसके बाद 2011 में सबसे पहला एक्सपेंशन हुआ, जहां पे ब्रिक से दिस टर्न इनटू ब्रिक्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका बिकेम अ मेंबर। साउथ अफ्रीका वाज एडेड इन 2011। तब से लेकर ये ब्रिक्स बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया इतिहास, 2001 में जिम ओनील ने इस टर्म को कॉइन किया ब्रिक। 2009 में पहली बार समिट होल्ड की गई ब्रिक्स की। उसके बाद हर साल समिट मीटिंग्स होती है। प्रेसिडेंसी ब्रिक्स की हमेशा रोटेट होती रहती है। जैसे कि आपने देखा कि ब्राजील के पास प्रेसिडेंसी थी, अब उसने इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। 2026 में इंडिया विल बी द चेयर ऑफ ब्रिक्स। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ब्रिक्स हैज रिमेन्ड वन ऑफ द इनफॉर्मल मैकेनिज्म, जहां पे पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, फाइनेंस से जुड़ी भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स आ चुकी है। और ब्रिक्स में बहुत बड़ा एक्सपेंशन आया 2024-2025 में, जहां पे 6 और कंट्रीज को ऐड किया गया है। आज की तारीख में अगर आप टर्म यूज करें ब्रिक्स, मैं कहूँगा थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि अभी मैं इसको
एक्सप्लेन करूंगा एज ब्रिक्स प्लस, ऑल्दो डिस्कशन में आई विल बी यूजिंग ब्रिक्स टर्म ओनली, लेकिन अब ये ब्रिक्स प्लस है क्योंकि ये जो पहले 5 मेंबर्स थे, आप यू कैन सी हियर देयर इज ब्राजील, देयर इज रशिया, देयर इज इंडिया, देयर इज चाइना एंड देयर इज साउथ अफ्रीका। ये ओरिजिनल ब्रिक्स है, लेकिन पिछले 2 सालों में कहूँगा 2024-2025 में 6 कंट्रीज इसमें ऐड हो गई है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इंडोनेशिया। इस साल इंडोनेशिया की भी एंट्री हो चुकी है। ध्यान रखना है ईरान भी इसमें मेंबर है। आई एम हाईलाइटिंग दिस क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि रिसेंटली 12 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल ईरान का, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ था। ठीक है, ईरान इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, आई एम रिपीटिंग दिस। अब इन कंट्रीज के अलावा, इन 11 कंट्रीज के अलावा जो ब्रिक्स प्लस के हैं, ब्रिक्स समिट में कई बार पार्टनर कंट्रीज को भी बुलाया जाता है, और इस बार जो पार्टनर कंट्रीज थे वो थे बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। तो बहुत सारे पार्टनर कंट्रीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। अलग अलग कंट्रीज मेंबर्स बनने की भी दरकार में है, जैसे कि अल्जीरिया ने इंटरेस्ट दिखाई है, अल्जीरिया इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अर्जेंटीना ने इंटरेस्ट दिखाई थी लेकिन फिर उन्होंने अपना एक स्टेप बैक लिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स की जब भी हम लोग बात करते हैं, जो शुरुआत हुई है, इनके 3 पिलर्स है, इनका जो काम चलता है उसके 3 पिलर्स है, पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड फाइनेंस एंड P2P कनेक्ट, और सिविल सोसाइटी यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्राजीलिया डिक्लेरेशन में भी यही हुआ था। पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यूनाइटेड नेशंस हो, WTO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वहाँ पे वो बदलाव लाना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक ब्रिज बनना चाहते हैं। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब है वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज, ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उन दोनों के बीच में ब्रिज बनना चाहते हैं। साथ ही साथ इनका एजेंडा है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज वेल। फाइनेंस और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है ब्रिक्स की। पीपल टू पीपल कनेक्ट की जब बात करें तो अलग अलग एक्सपर्ट सेंटर्स बन चुके हैं ब्रिक्स के, जैसे कि ब्रिक्स के सेंटर्स आपको ब्राजील में मिलेंगे, रशिया में मिलेंगे। इंडिया की तरफ से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इज इन्वॉल्व फॉर एक्सपर्ट पब्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिक्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ अभी तक इकोनॉमी और फाइनेंस में हमें दिख सकती है, क्योंकि एक मैं नहीं कहूँगा ऑल्टरनेट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक और IMF को चैलेंज ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है इट इज़ मच मोर फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू IMF बेल आउट कई बार स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के साथ आते हैं, लेकिन CRA के अंडर अगर किसी देश के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रही है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक कैन हेल्प। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी एस्टैब्लिश हो गया है, 2015 से ये एक्टिव है। इसके अलावा ब्रिक्स का खुद का पेमेंट सिस्टम बना हुआ है। आप जानते हैं कि जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया 2014 में, सबसे पहले क्रीमिया के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपेशन कर ली थी, तब से लेकर ही रशिया को पेमेंट सिस्टम से साइडलाइन करना शुरू हो गया था। 2022 में कंप्लीट हो गया। रशिया इज आउट ऑफ द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, तो ब्रिक्स का खुद का पेमेंट सिस्टम यहाँ पे आया हुआ है। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स। अब सवाल उठता है, सर ब्रिक्स की चैलेंजेस क्या है? अब मैं आपको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ब्रिक्स की चैलेंजेस, हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार वेस्टर्न ब्लॉक्स या फिर वेस्टर्न स्कॉलर जो है इसको हाईलाइट करते हैं, और ये एक्चुअल चैलेंजेस भी है। जैसे कि सबसे पहली चीज़, ऑन द पेपर ब्रिक्स बात करता है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए, लेकिन क्या रशिया और चाइना खुद रिफॉर्म के लिए मानेंगे? कई बार चाइना ने यहाँ पे एक एडवर्स पोजीशन ली हुई है। चाइना और इंडिया की अगर आप रिलेशनशिप देखोगे तो इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है और चाइना कंटिन्यूसली इसको अपोज करता हुआ है। कंप्लीट समर्थन तो है। इसके अलावा ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात की गई है। ब्रिक्स करेंसी के बारे में 2022 से ही रशिया हैज़ बीन डिस्कसिंग। इन 2022 रशिया फ्लोटेड द आइडिया ऑफ ब्रिक्स करेंसी, लेकिन अभी तक ये फ्रक्टिफाई नहीं हुआ है, इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। आइडियोलॉजिकल कोलैबोरेशन ज़रूर मिसिंग है। अगर आप ब्रिक्स की बात करें और आजकल ब्रिक्स प्लस की बात करें तो 11 कंट्रीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ज़रूर दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे चाइना और रशिया कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक आप कह सकते हो। ईरान अभी मेंबर बन चुका है, इस्लामिक नेशन है। वेस्ट एशिया में सऊदी अरब, UAE आर कंट्रीज सुन्नी नेशंस है।
इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, टू लार्ज एक्सटेंट वी कैन से डेमोक्रेसीज। सो आइडियोलॉजिकल एक कोलैबोरेशन मिसिंग ज़रूर है यहाँ पे, इसको हाईलाइट करते हैं वेस्टर्न स्कॉलर्स। इसके अलावा ऑल्दो बहुत सारे कंट्रीज ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज वेरी भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि और अर्जेंटीना ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था कि ब्रिक्स में ज्वाइन करना है, बट लेटर ऑन दे टुक अ स्टेप बैक। और कई सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं वो ब्रिक्स को पहले से ही क्रिटिसाइज करते हुए आते हैं, जैसे ब्रिक्स वॉज कॉल्ड अ मोटली क्रू ऑफ फेलिंग स्टेट्स। वेस्टर्न मीडिया की बात है, इनफैक्ट जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था ब्रिक, जिम ओनील, उन्होंने खुद बताया कि ब्रिक्स स्टिल डोंट मैटर। मेन उनका आर्गुमेंट ये था कि ब्रिक्स डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रक्चरल सेटअप उन्होंने बनाया नहीं है अपार्ट फ्रॉम दी आई थिंक न्यू डेवलपमेंट बैंक। लेकिन उन्होंने एक चीज़ क्रिटिसाइज की कि जिस तरह का ये बदलाव लाना चाहते हैं ग्लोबल ऑर्डर में, उसी को वो हार्म कर रहे हैं, स्पेशली सिंस द यूक्रेन वॉर बिगैन, जिसमें रशिया इन्वॉल्व है, रशिया इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हाईलाइट करते हैं कि बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं अमॉन्ग द मेंबर्स के इंडिविजुअल इश्यूज भी है। ऑल्दो ऑन पेपर रशिया और चाइना की पार्टनरशिप की बात होती है, लेकिन जिस तरह का चाइना का राइज है, रशिया इज नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ जूनियर पार्टनर। तो रशिया और चाइना का कंपटीशन हम लोग कह सकते हैं। चाइना और इंडिया की प्रॉब्लम सभी को पता है, बॉर्डर इशू है, इसके ऊपर कई बार स्कर्मिशेस हो चुकी है, 1962 में वॉर हो चुका है, 2020 में गलवान में क्लैशेस हो चुकी है, इनको हाईलाइट करते हैं वेस्टर्न स्कॉलर्स। इसके अलावा जो स्कॉलर्स है ब्रिक्स के, वो स्ट्रांगली ब्रिक्स को सपोर्ट करते हैं। ब्रिक्स सिग्नल्स स्ट्रांग ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पे मैं कहूँगा वेस्ट वर्सेस ब्रिक्स का एक पैराडाइम या फिर एक डिस्कोर्स ज़रूर शुरू हो चुका है। इंडिया इस ब्लॉक को कंस्ट्रक्टिव ब्लॉक बनाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वेस्ट इस ब्लॉक को एक कॉन्फ्रंटेशनल ब्लॉक देखता है। मैं कहूँगा कोल्ड वॉर रीजनरेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि रशिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। लेकिन हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि क्यों वेस्ट का इतना फोकस होता है ब्रिक्स पे। अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ट्रंप से पहले भी अगर आप देखेंगे, पहले के जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जैसे कि ओबामा हो, ट्रंप हो या फिर जो बाइडन हो, उनका कहीं ना कहीं ब्रिक्स के प्रति एक काउंटर स्ट्रैटेजी रही है, जहाँ पे उन्होंने क्वाड की डेवलपमेंट की हुई है, जिसमें फिर से इंडिया इन्वॉल्व है। I2U2 की डेवलपमेंट की हुई है, जहाँ पे इंडिया, इजराइल, USA, UAE की बात करते हैं। तो दे हैव बीन ट्राइंग टू काउंटर द एमर्जेंस और ग्रोथ ऑफ ब्रिक्स थ्रू देयर ओन मीन्स। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, वो आउटराइटली ब्रिक्स को एक खतरा मानते हैं। जैसे कि आपने देखा ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। आप जानते हैं कि टैरिफ का जो एक गैप दिया था 90 डेज का, वो भी ख़त्म होने को आ रहा है। पूरे विश्व की इन टैरिफ्स के ऊपर नज़र है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों को लेटर भेजा है रिगार्डिंग द टैरिफ्स। तो टैरिफ हैज़ बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स, एंड अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इज हिज फेवरेट वर्ड इन द डिक्शनरी, राइट। अब ब्रिक्स नेशंस का भी कहीं ना कहीं इन टैरिफ्स की वजह से करेंसी के ऊपर फोकस नहीं रहा है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स ने क्लियरली बता दिया है, ब्राज़ील ने, कि इस प्रेसिडेंसी में ब्राज़ील ने हाईलाइट करके बताया, ब्राज़ीलियन एम्बेसडर ने बताया कि अल्टरनेट करेंसी बनाने का कोई प्लान नहीं है। इंडिया ने भी कहा है कि कोई अल्टरनेट करेंसी बनाने का प्लान नहीं है। यहाँ पे रशिया काफ़ी लीड लेता है बिकॉज दे वांट टू क्रिएट एन अल्टरनेट मॉडल। और इस बार की जो ब्रिक्स की समिट थी, वहाँ पे चाइना के जो प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग, उन्होंने अटेंड नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ। रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया, क्योंकि उनके खिलाफ एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट निकला हुआ है, सो ही डिड नॉट गो टू ब्राज़ील। बट उन्होंने वर्चुअल समिट में भी बताया कि हमें कहीं ना कहीं डॉलर की हेजिमनी को ब्रेक करने की ज़रूरत है। बट ब्रिक्स कंट्रीज़ ने यहाँ पे बताया कि वी are not planning to create any alternate currency. Now this is mainly because of the threat of tariffs. But USA और डोनाल्ड ट्रंप का एक क्लियर कट स्टांस है कि ब्रिक्स इज देयर टू हर्ट अस, टू डिजेनरेट US डॉलर। और ट्रंप का तो ये मानना है कि अगर डॉलर का जो महत्व है वो कम हुआ, इट वुड बी एकिन टू लूजिंग अ वर्ल्ड वॉर। ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में डॉलर ने 10% से भी ज़्यादा वैल्यू को लूज किया है, और ट्रंप क्लियरली मानते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज आर आउट टू डिस्ट्रॉय द डॉलर, इसीलिए ही इज गोइंग टू इम्पोज टैरिफ्स। अब सवाल उठता है कि सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
इतना ज़्यादा ब्रिक्स को लेकर हार्प क्यों करता है? वेस्टर्न स्कॉलर्स ऑलरेडी ब्रिक्स को रिडिक्यूल करते हैं, एक मोटली क्रू बताते हैं, एक फेल्ड ग्रुपिंग बताते हैं, ग्रुपिंग ऑफ अ फेल्ड स्टेट करके बताते हैं। बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो वेस्टर्न ब्लॉक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक, G7 का शेयर कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। इसको हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि G7 का रिलेवेंस कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अगर हम लोग पिछले 20 सालों की बात करें, साथ ही साथ प्रोजेक्शन की भी बात करें, तो G7 का ग्लोबल GDP का शेयर 26% के आसपास रहने वाला है बाय 2030। वहीं पे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं या फिर ब्रिक्स प्लस कंट्री से मैं कहूँगा, उनका शेयर 41% तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? दीज आर ऑल इमर्जिंग इकोनॉमीज और इनका महत्व और भी बढ़ रहा है। और अगर ये एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बनाएंगे और अगर ये एक ऑल्टरनेट करेंसी बनाएंगे, इट इज़ गोइंग टू चैलेंज द हेजेमनी ऑफ डॉलर। इसके अलावा पिछले 5 सालों में अगर आप देखें, पिछले 5 सालों में कोविड-19 का टाइम था, काफ़ी टुमल्टुअस टाइम था इकोनॉमिकली। इसके बावजूद जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनकी जीडीपी ऑलमोस्ट डबल हुई है एंड दिस इज गोइंग टू गो ऑन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ओनली। इसी वजह से वेस्टर्न ब्लॉक एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर वेरी कि डॉलर का हेजमनी कम होगा एंड दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रंप इज थ्रेटनिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बताया है कि अन अमेरिकन जो ब्रिक्स है उसके ऊपर 10% टैरिफ लगेगा। अब कहीं ना कहीं इस टैरिफ का टूल इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के अंदर और भी ज़्यादा यूनिटी ला रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि ब्रिक्स के साथ इश्यूज हैं, कोई आइडियोलॉजिकल मैचअप नहीं है ब्रिक्स कंट्रीज़ का, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस चलते हैं, इंटरनल कॉम्पिटिशन से प्रिडोमिनेटली इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल सेटअप इनका नहीं है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप थ्रू हिज टैक्टिक्स ऑफ टैरिफ्स इज somehow uniting the BRICS and making BRICS more stronger। इसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे ही ट्रंप ने थ्रेटन किया 10% टैरिफ को, उसके ऊपर जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लुइस लूला, उन्होंने क्लियरली बताया कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड एंड वी डू नॉट वांट एन एम्परर, ट्रंप इज बिहेविंग लाइक एन एम्परर। अगर आप ब्रिक्स की बात करें, जॉइंट स्टेटमेंट में भी इस साल के समिट में 17वीं समिट में क्लियरली बताया कि वी वॉइस सीरियस कंसर्न्स अबाउट यूनिलैटरल टैरिफ्स एंड द नॉन टैरिफ मेजर्स। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड WTO अग्रीमेंट्स के तहत चले, लेकिन पूरे विश्व में यूनिलैटरल टैरिफ्स की बात हो रही है। ऑल्दो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात क्लियरली नहीं की गई, बट ये यूनिलैटरल टैरिफ्स की जो राइज की बात की गई, दैट वाज क्लियरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस डिस्कशन को हम लोग बहुत ही अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यों वेस्टर्न ब्लॉक, प्रेडोमिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज वेरी और स्केयर्ड ऑफ ब्रिक्स। बोलीविया के जो प्रेसिडेंट है आज, उन्होंने बहुत ही अच्छे से समअप किया। उन्होंने बताया देयर इज अ क्लियर कट स्ट्रगल बिटवीन द ओल्ड स्टैग्नेंट ब्लॉक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप ऑन वन साइड एंड द एमर्जिंग ब्रिक्स कंट्रीज ऑन द अदर साइड। और वेस्टर्न ब्लॉक और यूएस, इनका इकोनॉमिक क्लाउड कम हो रहा है। इनकी डेमोग्राफीज की, अगर आप इनकी डेमोग्राफीज को देखिए, इनकी पॉपुलेशन को देखिए, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन में है, पॉपुलेशन एजिंग है। सो दे आर वेरी मच वेरी ऑफ द राइजिंग कंट्रीज, एमर्जिंग इकोनॉमीज जो है, स्पेशली चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज से काफ़ी वेरी है और इसीलिए टैरिफ्स की बात हो रही है। सो आगे चल के भी हम लोग ये अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि वेस्ट वर्सेस ब्रिक्स इज़ अ वेरी कॉमन थीम दैट वी आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर एज वेल। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अगले साल भारत इस समिट को होस्ट कर रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स। अगर इस चीज़ पे कोई भी खबर आएगी तो वी विल हैव अ डिस्कशन अगेन ऑन राहुल वर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू follow me on my social media ID @RahulSai222. Please subscribe to the channel as well, like and share the videos. Thank you very much. Jai Hind.